गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं मैटरिंग द सीक्रेट टू अ लाइफ ऑफ डीप कनेक्शन एंड पर्पस, बुक बाय जेनिफर ब्रेहनी वॉलिस की हिंदी ऑडियो बुक समरी। एक कीनू की कहानी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस गहरी और जीवन बदल देने वाली यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन छोटे छोटे पलों को ढूंढता है जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम मायने रखते हैं। ये कहानी है जेनिफर ब्रेहनी वालेस की किताब मैटरिंग की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में गहरे जुड़ाव और उद्देश्य का निर्माण कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कीनू से। एक ठंडी सुबह जेनिफर हार्लेम के एक ट्रेन स्टेशन पर थी। वहां एक छोटी सी दुकान थी जहां उसने देखा कि दुकानदार एक ग्राहक से कह रहा था, मुझे याद था कि आपको पिछली बार कीनू बहुत पसंद थे। जब मैंने बाजार में ये देखे तो मैं सोचा कि आपके लिए ले आऊं। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसके पीछे थी गहरी परवाह। किसी की पसंद को याद रखना, किसी को यह एहसास दिलाना कि वे किसी के लिए मायने रखते हैं। उसी दिन ट्रेन में एक युवक गुस्से में चढ़ा। वो चिल्ला रहा था, सबको डरा रहा था। एक कंडक्टर ने शांति से उससे बात की। उसे धमकाया नहीं, बल्कि पूछा, सब ठीक है, क्या चाहिए? उसने उसे एक कुर्सी दिखाई और टिकट मांगा। वह युवक शांत हो गया। कंडक्टर ने उसके गुस्से के पीछे छिपे इंसान को देखा था। वह दुनिया से पूछ रहा, क्या तुम मुझे देखते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ? और कंडक्टर ने जवाब दिया, हाँ, यही है मैटरिंगो। यह एहसास कि हम मूल्यवान हैं और हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ है। ये जानना कि हमारी मौजूदगी और हमारे काम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है। ये वह एहसास है जब कोई आपकी सच में कदर करता है, जब आप जानते हैं कि दूसरे आप पर निर्भर हैं। भाग 1, मैटरिंग कोड, हमारी अहमियत की नींव। अध्याय 1, अपने प्रभाव से जुड़ें। ग्रेग बुलानोव एक फायर फाइटर था। एक दिन वह एक हादसे की जगह पहुंचा। एक महिला मलबे में फंसी थी। ग्रेग ने टूटे शीशों के बीच से रास्ता बनाया और उस महिला तक पहुंचा। उसने अपना जैकेट उस पर डाला। उसे बचाने वालों से बात करते हुए उसका हौसला बढ़ाया। जब वह महिला सुरक्षित निकल गई तो ग्रेग को गहरी संतुष्टि मिली। उसने किसी की जिंदगी के सबसे बुरे पल में उसकी मदद की थी। ग्रेग ने कभी फायर फाइटर बनने का प्लान नहीं बनाया था। वह लेखक बनना चाहता था। उसने ये नौकरी सिर्फ पैसे बचाने और कहानियां इकट्ठा करने के लिए ली थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह काम कितना मायने रखता है। जब वह किसी हादसे की जगह पहुंचता तो अजनबी लोग अपने प्यारों को उसके हवाले कर देते, पूरे भरोसे के साथ कि ग्रेग उन्हें बचा लेगा। 10 साल बाद ग्रेग नॉर्थ चार्ल्सटन फायर डिपार्टमेंट का चीफ बन गया। अब उसकी जिम्मेदारी थी 250 फायर फाइटर्स का मनोबल बनाए रखना। ये काम आसान नहीं था। ये लोग साल में 22,000 कॉल्स पर जाते थे। उनमें से कई डिप्रेशन में चले जाते थे, कई शराब पीने लगते थे, कई के तलाक हो जाते थे। ग्रेग ने नए ट्रक और बेहतर उपकरण दिए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा कि वह सिर्फ पैसे से उनका साथ खरीदना चाहता है। तब ग्रेग को समझ आया कि असली समस्या क्या है। ये फायर फाइटर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलता कि आगे क्या हुआ। जिस महिला को उन्होंने बचाया वह अस्पताल पहुंची या नहीं, जिस बच्चे को सीपीआर दिया वह बचा या नहीं। एम्बुलेंस आती, मरीज को ले जाती, और ये लोग वापस स्टेशन लौटाते, बिना ये जाने कि उनकी मेहनत का नतीजा क्या हुआ। ग्रेग ने एक सिस्टम बनाया। उसने एक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया जो मरीजों की हालत का पता लगाता और फायर फाइटर्स को बताता। उसने एक फायर इन्वेस्टिगेटर रखा जो आग बुझाने के बाद बताता कि उनकी रणनीति कितनी कारगर रही। उसने एक नियम बनाया कि हर 2 हफ्ते में कमांडर्स उसे कम से कम एक ऐसा काम बताएं जो किसी फायर फाइटर ने अच्छा किया हो। और जब वह अच्छे काम सुनता तो वह खुद हाथ से कार्ड लिखकर भेजता या उन्हें चीफ्स कॉइन देता, एक खास सम्मान। धीरे धीरे बदलाव आया। फायर फाइटर्स को लगने लगा कि उनके काम को देखा जा रहा है। उन्होंने अपने स्टेशनों की खुद साफ सफाई शुरू कर दी, दीवारों पर पेंटिंग बनाई, खुद के टी शर्ट डिजाइन किए। उन्हें एहसास हुआ कि वे मायने रखते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा काम किसी के काम नहीं आ रहा। हो सकता है आप एक लेखक हों जो अकेले कमरे में बैठकर लिखता है और नहीं जानता कि उसके शब्द किसी के दिल को छुएंगे या नहीं। हो सकता है आप एक माता पिता हों जो रोज बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, खाना बनाते हैं, होमवर्क करवाते हैं, और लगता है कि किसी को इसकी कद्र नहीं। लेकिन असलियत यह है कि हमारे छोटे छोटे काम भी दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। बस हमें उसे देखना सीखना होगा। अध्याय 2, अच्छा वजन। जूली प्लॉट मोहोनी अपने बचपन के घर में खड़ी थी। उसकी मां लिंडा का कैंसर से देहांत हो गया था। 19 महीने तक जूली ने अपनी मां की देखभाल की थी। हर सुबह वो अपने घर से 1.5 मील दूर मां के घर जाती, शाम 4 बजे तक उनकी देखभाल करती। वो उनकी ड्राइवर थी, उनकी निजी सहायिका, उनकी नर्स। मां उस पर निर्भर थी, और ये निर्भरता जूली को जीने का मकसद देती थी। लेकिन अब मां नहीं थी। जूली के अंदर एक खालीपन था, एक वजनहीनता। उसे लगता था कि वह हवा में तैर रही है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कितने मायने रखते हो जब तक वो चीज तुमसे छिन न जाए, उसने कहा। अब उसके सामने थी माँ की सारी चीजें, कैंडी डिश, पीला बर्तन, चीनी सेट। हर चीज से जुड़ी थी एक याद। उसे इन चीजों का क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आया, जब वह न्यूटन एट होम नाम की संस्था में काम करती थी तो उसने कई परिवारों को यही समस्या देखी थी। वह उन्हें सुझाव देती थी कि पुराने बर्तन किसी ऐसे परिवार को दान कर दो जिसका घर जल गया हो,
या कोई शरणार्थी परिवार जो नई जिंदगी शुरू कर रहा हो। जूली ने सोचा क्यों ना इसी आइडिया को बड़ा किया जाए। उसने अपनी दोस्त मिंडी के साथ मिलकर वेलकम होम नाम की एक संस्था शुरू की। लोग अपने पुराने सामान दान करते और जूली उन्हें जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाती। जल्द ही ये काम इतना बढ़ गया कि उन्हें एक बड़ी जगह लेनी पड़ी। आज वहां सैकड़ों परिवारों को नई शुरुआत करने में मदद मिलती है। जूली ने अपने दुख को एक मकसद में बदल दिया था। जूली कहती है, अपने आप को आईने में देखना बंद करो और दूसरों की ओर देखो। वह ये नहीं कहती कि दूसरों की मदद करना आसान है, लेकिन जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं और दूसरे हम पर निर्भर होते हैं, तो यह निर्भरता हमें वह अच्छा वजन देती है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। माइकल ने यह तब सीखा जब वह अकेला रह गया। उसकी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। पहले तो उसे अच्छा लगा, कोई कम्यूट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन फिर उसने देखा कि कई कई दिन बीत जाते थे जब वह किसी से बात नहीं करता था। तब उसने एक बिल्ली गोद ली। अब उसे सुबह 7 बजे उठना पड़ता था, बिल्ली को खाना देना पड़ता था, उसके साथ खेलना पड़ता था। उसे एहसास हुआ कि वह कितना मिस कर रहा था, किसी का उस पर निर्भर होना। ईथन ने भी यही सीखा। कॉलेज के बाद उसे नौकरी नहीं मिली। वह दिन भर घर पर पड़ा रहता। उसके माता पिता परेशान हो गए। तभी उनकी पड़ोसन जोन ने ईथन से कहा कि वह उसे अस्पताल ले जाए क्योंकि उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। ईथन राजी हो गया। धीरे धीरे वह जोन का दोस्त बन गया। जब जोन को मितली आती, ईथन उसके लिए अदरक की चाय ले आता। जब वह कमजोर हो जाती, वह उसे संभालता। ईथन ने पैसे लेने बंद कर दिए। उसे एहसास हुआ कि किसी के काम आना, किसी का भरोसा होना, यही असली खुशी है। भाग 2, मैटरिंग का असंतुलन। अध्याय 3, बहुत ज्यादा मायने रखना। डैना थॉमस एक किंडरगार्टन टीचर थी। उसका क्लासरूम बहुत खूबसूरत था। फिरोजी दीवारें, रंग बिरंगी कालीन, किताबों का कोना। वह मेरी पोपिन्स बनकर बच्चों का स्वागत करना चाहती थी। लेकिन स्कूल शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। उसकी क्लास में 39 बच्चे थे। इतने बच्चों को संभालना नामुमकिन था। वह दिन भर कॉफी और शुगर पर गुजारा करती। उसे बाथरूम जाने तक का वक्त नहीं मिलता, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गए। एक दिन जब बच्चे चिल्ला रहे थे, कोई रो रहा था, कोई उसका हाथ खींच रहा था, डैना टूट गई। वह अपनी सहकर्मी हीदर के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं फेल हो रही हूँ, उसने कहा। हीदर ने कहा, डैना, तुम फेल नहीं हो रही, यह सिस्टम फेल हो रहा है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। डैना ने थेरेपी शुरू की। उसकी थेरेपिस्ट ने कहा कि वो दोस्तों के साथ लंच करे। डैना ने हीदर और अमांडा से पूछा और वे राजी हो गईं। उन्होंने तय किया कि लंच में काम की बात नहीं करेंगे। वे अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगी। डैना को एहसास हुआ कि उसके सहकर्मी उसे सिर्फ एक टीचर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखते हैं। वह उनके लिए मायने रखती है। यह है मैटरिंग का असंतुलन। जब हम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमें बहुत कम सपोर्ट मिलता है, तो हम टूट जाते हैं। हम दूसरों के लिए तो मायने रखते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। हम हमेशा आखिरी नंबर पर आते हैं। आज के समय में ये समस्या और बढ़ गई है। पहले परिवारों का एक गांव होता था। नानी दादी, चाची मामी, पड़ोसी सब मिलकर बच्चों की परवरिश करते थे। आज वह गांव गायब हो गया है, या फिर उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। डे केयर के पैसे देने पड़ते हैं, पेरेंटिंग कोच के पैसे देने पड़ते हैं। जो लोग खुद देखभाल करते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता। डैना ने यह बदलाव तब महसूस किया जब उसने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया। उसने अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करना शुरू किया। ऑफिस के बाद ज़्यादा काम नहीं करने का फैसला किया। हेल्दी खाने लगी। शुक्रवार को वह कॉफ़ी लेने बाहर जाती। उसने एक ग्रुप बनाया, हैप्पी टीचर रिवॉल्यूशन, जहां टीचर एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज ये ग्रुप दुनिया भर में फैल चुका है। भाग 3, कोनरमैन। हम सबको चाहिए एक सहारा। अध्याय 4, हर किसी को चाहिए एक कोनरमैन। रेहान स्टेटन कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह कचरा उठाने का काम करेगा। उसका बचपन अच्छा था, एक घर, प्यार करने वाले माता पिता। लेकिन 8 साल की उम्र में उसकी माँ अचानक चली गई। फिर उसके पिता की नौकरी चली गई। घर में खाने की किल्लत हो गई। सर्दियों में ओवन जलाकर घर गर्म करना पड़ता था। रेहान क्लास में सो जाता, उसके नंबर गिर गए। टीचर्स ने उसे बेवकूफ़ समझना शुरू कर दिया। तब एक इंसान आया, जमील। वह एक एरोस्पेस इंजीनियर था जिसने रेहान को फ्री में ट्यूशन देना शुरू किया। वह उसे खाना देता, नए जूते दिलाता। रेहान के नंबर सुधर गए, लेकिन कुछ महीनों बाद जमील को दूसरे शहर जाना पड़ा। फिर से रेहान के नंबर गिर गए। हाई स्कूल में रेहान ने बॉक्सिंग शुरू की। वह बहुत अच्छा बॉक्सर बन गया, लेकिन फिर उसके हाथों में टेंडोनाइटिस हो गया और उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। उसने कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम में बुरी तरह फेल हो गया। तब उसने कचरा उठाने का काम शुरू किया। वहाँ 2 आदमी थे, बोन्स और क्रेग। वे रेहान से 10 साल बड़े थे। बोन्स छोटा और पतला था, क्रेग बहुत लंबा और भारी। क्रेग जेल जा चुका था। एक बार उसके चेहरे पर गोली लगी थी। ये दोनों रेहान को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वे हर दिन उससे कहते, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। एक दिन वे दोनों कंपनी के मालिक के बेटे ब्रेंट के पास गए। इसे यहाँ से निकालो, उन्होंने कहा। यह बहुत होशियार है, इसके लिए कॉलेज जाना जरूरी है। ब्रेंट रेहान को बॉवी स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया। वहाँ एक काउंसलर ने उससे बात की। रेहान ने अपनी पूरी कहानी बताई। काउंसलर ने उसे एडमिशन दिलाया, स्कॉलरशिप दिलाई। रेहान सुबह 4 बजे उठता, 9 बजे तक कचरा उठाता, फिर कॉलेज जाता, शाम को फिर काम पर लौटता।
उसके पिता ओवरटाइम करके उसकी फीस भरते। ब्रेंट उसके लिए खाना लाता, उसका हाल चाल पूछता। रेहान को लगता कि वह इन सबको निराश नहीं कर सकता। अगर ये सिर्फ मेरे बारे में होता, मैं अपने लिए लड़ रहा होता, तो मैं बहुत पहले हार मान लेता, उसने कहा। रेहान ने पढ़ाई में टॉप किया। वह क्लास प्रेसिडेंट बना। जब लोग पूछते कि वह आगे क्या करेगा तो वह कहता हार्वर्ड लॉ स्कूल। वह जानता था कि यह मुश्किल है, लेकिन वह उस सपने को पकड़े रहा। ग्रेजुएशन के दिन रेहान ने स्टेडियम में खड़े होकर 4,700 से ज्यादा छात्रों को संबोधित किया। उसने बॉक्सिंग का उदाहरण दिया। कोई भी फाइटर अकेले रिंग में नहीं उतरता, उसने कहा। हर बॉक्सर का एक कॉर्नरमैन होता है। कॉर्नरमैन वह होता है जो बॉक्सर की ताकत और कमजोरी को सबसे अच्छी तरह जानता है, जो उसे सच्ची सलाह देता है, जो उसे याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। एक अच्छा कॉर्नरमैन, रेहान ने कहा। हार मानने और आगे बढ़ने के बीच का फर्क होता है। रेहान ने कहा कि वह आज इसलिए यहाँ खड़ा है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारे कॉर्नरमैन रहे हैं। जमील, जिसने उसे पढ़ाया। बोन्स और क्रेग, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। ब्रेंट, जिसने उसकी मदद की। उसके पिता, जिन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। हम सबको कॉर्नरमैन की जरूरत है, रेहान ने कहा। और हम सबको दूसरों का कॉर्नरमैन बनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हम सबको हराती है। चैंपियन वह है जो वापस उठ खड़ा होता है, और हम चैंपियन हैं क्योंकि हम एक दूसरे को उठाते हैं। आज रेहान हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं और न्यूयॉर्क की एक बड़ी लॉ फर्म में काम करते हैं। उन्होंने हार्वर्ड में काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। उन्हें सम्मानित किया क्योंकि वह जानते हैं कि कॉर्नरमैन होने का मतलब क्या होता है। भाग 4, अट्यूनमेंट, दूसरों को समझने की कला। अध्याय 5, ट्यून इन करना। पैगी विंकोव्स्की सुबह 4:30 बजे उठ जाती है। उसके पति को पार्किंसंस और डिमेंशिया है। वह अभी सो रहे हैं। पैगी रसोई में जाती है। 5 दर्जन अंडे, 5 पाउंड बेकन, ब्रेड और फल तैयार करती है। वो अपने पोते सैम और उसके दोस्तों के लिए नाश्ता बना रही है। यह सब तब शुरू हुआ जब सैम ने कहा कि उसकी दादी का नाश्ता किसी रेस्तरां से बेहतर है। उसने अपने दोस्तों को घर बुला लिया। जल्द ही यह एक हफ्तेवार परंपरा बन गई, वेडनेसडे ब्रेकफास्ट क्लब। पैगी हर बुधवार सुबह इन किशोरों के लिए नाश्ता बनाती है। लेकिन ये सिर्फ नाश्ता नहीं है। पैगी जानती है कि किसके पास केमिस्ट्री का टेस्ट है, कौन वर्सिटी टीम में जाने को लेकर परेशान है, किसका ब्रेकअप हुआ है। वह उनसे पूछती है, उनकी सुनती है। एक लड़की ने बताया, ये जानना कि कोई हमेशा तुम्हें देखकर खुश होता है बहुत अच्छा लगता है। पैगी कहती है, हम एक दूसरे को खिलाते हैं। यह है अट्यूनमेंट, दूसरों को गहराई से समझना। ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि समझने की कोशिश करना है। जब आपका पार्टनर पूछता है, तुम ठीक तो हो, और आप कहते हैं हाँ, लेकिन वह आपके चेहरे पर देखकर कहता है, क्या हुआ, बॉस से बात ठीक नहीं गई? यह अट्यूनमेंट है। अट्यूनमेंट के बिना मैटरिंग अधूरी है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझते कि उसे असल में क्या चाहिए, तो वह मदद बेकार जा सकती है। क्या उसे बात करने की जरूरत है या चुप रहने की? क्या उसे गले लगाने की जरूरत है या अकेला छोड़ देने की? हमारे आधुनिक जीवन में अट्यूनमेंट मुश्किल हो गया है। हम फोन पर व्यस्त रहते हैं, नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, ईमेल पढ़ते रहते हैं। हम एक दूसरे की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सोशल प्लान्स कैंसिल करते हैं, उनमें से 1/4 ने माना कि उन्होंने पिछले महीने ऐसा किया है। एक महिला ने टिकटॉक पर पोस्ट किया, याद रखो, जब तुम अकेले रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्लान्स कैंसिल करते हो सकता है उस हफ्ते उसका यही एक मानवीय संपर्क हो। उस पोस्ट को 98,500 लाइक्स मिले। पैगी के घर पर जो हो रहा है वह इसका जवाब है। ये किशोर सोने की जगह जल्दी उठकर एक दूसरे के पास आते हैं। वे फ्रिक्शन और इनर्शिया से लड़ते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, और बदले में उन्हें मिलता है जाना जाना, समझा जाना। भाग 5, ट्रांजिशन, जब जिंदगी बदलती है। अध्याय 6, जब जमीन खिसक जाती है। नैन्सी श्लॉसबर्ग अपनी सबसे अच्छी दोस्त सू के लिविंग रूम में बैठी थी। वह 20 साल से सू को जानती थी। मेरी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती है, नैन्सी ने धीमी आवाज में कहा। तो मैं इतना दुखी क्यों हूं? नैन्सी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी वापस आई थी। उनके पति को यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स में नई नौकरी मिली थी। नैन्सी को अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन में एक बड़ा पद मिला था। उनकी सबसे अच्छी दोस्त पास में रहती थी। हर चीज परफेक्ट थी, फिर भी वह खोई हुई महसूस कर रही थी। सू ने कहा, तुम एक स्कॉलर हो, अपने आप पर यही एनालिसिस लागू करो। नैन्सी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ट्रांजिशन पर रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि लोग 3 तरह के बदलावों से गुजरते हैं। वे जिनकी उम्मीद होती है, जैसे रिटायरमेंट, वे जो अचानक आते हैं, जैसे नौकरी जाना, और वे जो कभी होते ही नहीं, जैसे वह प्रमोशन जो कभी ला ही नहीं। नैन्सी ने पाया कि जब हमारी पहचान छिन जाती है तो हमें लगता है कि हम मायने नहीं रखते। रिटायरमेंट के बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा, मैंने बंदूक जमा कर दी, बॉस से हाथ मिलाया, और बस किसी ने मुझे इसके लिए तैयार नहीं किया था। वह डिप्रेशन में चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ट्रांजिशन में भी मैटरिंग पा लेते थे। एक महिला ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पहली बार उसे और उसके पति को एक दूसरे के लिए समय मिला। अब वे साथ घूमते, ताश खेलते, मछली पकड़ने जाते। उसे पहली बार लगा कि उसका पति उसे देख रहा है, उसकी कद्र कर रहा है। नैन्सी ने सीखा कि ट्रांजिशन से निकलने का रास्ता है जुड़े रहना, निमंत्रण स्वीकार करना, पहल करना, और दूसरों को मैटरिंग का एहसास दिलाना। उन्होंने एजिंग रिबल्स नाम का एक ग्रुप बनाया, जहां बुजुर्ग लोग मिलकर अपनी चुनौतियों पर बात करते हैं।
आज वह ग्रुप फल फूल रहा है। भाग 6, काम की दुनिया में मैटरिंग। अध्याय 7, हम अपने दिन कैसे बिताते हैं। काम की जगह पर मैटरिंग का संकट गहरा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में अमेरिका में सिर्फ 31% कर्मचारी ही अपने काम में इंगेज थे। 2/3 कर्मचारी या तो संघर्ष कर रहे थे या पीड़ित थे। सबसे आम शिकायत थी, मुझे लगता है जैसे मैं मशीन का एक पुर्जा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस डर को और बढ़ा दिया है। शोपिफाई के सीईओ ने कहा, एआई आपकी नौकरी ले रहा है। फाइवर के सीईओ ने कहा, जो लोग नहीं जागेंगे वे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो मैटरिंग की संस्कृति बना रही हैं। विस्कॉन्सिन की एक फैक्ट्री में हर मशीन के पास एक स्टोरी कार्ड लगा है। उस पर लिखा है कि ये मशीन कहाँ जाएगी, किसके काम आएगी। एक बार कर्मचारियों को सिर्फ कोड नंबर दिखते थे, 4K1 52 7G311। अब वे जानते हैं कि उनका काम किसी की जिंदगी बदल रहा है। न्यूयॉर्क की एक नॉन प्रॉफिट में ऑफिस के दरवाजों पर पोस्ट इट नोट्स लगे थे, लोगों के शुक्रिया के पैगाम। लेकिन अकाउंटिंग और डेवलपमेंट वाले ऑफिस के दरवाजे खाली थे। तब एक दिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक बोर्ड लगाया, वॉल ऑफ अप्रिशिएशन। उस पर लोग एक दूसरे के लिए शुक्रिया के कार्ड लगाने लगे। माहौल बदल गया। लोगों को लगा कि उनके काम को देखा जा रहा है। ट्रैक बाइक्स के जेसन शूमाकर को जब पता चला कि उनकी टीम का स्कोर 64 पर आ गया है तो वह टूट गए। उनके बॉस लॉरी कोच ने उन्हें दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम इसे ठीक कर सकते हो। जेसन ने अपनी टीम से कहा, तुम लोग बिना मेरे मीटिंग करो और मुझे बताओ कि क्या गलत है। एक साल में स्कोर 64 से 94 पर पहुंच गया। टीम को लगा कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। भाग 7, मैटरिंग स्पेसेस, जगहें जो हमें जोड़ती हैं। अध्याय 8, आर्किटेक्ट बनिए लंदन के एक पब में। बेकी ने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, ये देखो, वहाँ डीजे बज रहा था, रंगीन लाइटें घूम रही थीं और डांस फ्लोर पर छोटे छोटे बच्चे ड्रम और टैम्बोरिन लिए नाच रहे थे। 1 घंटे में यही कमरा कॉमेडी क्लब बन जाएगा और रात में नाइट क्लब। बेकी ने पाया कि लोगों की मेंटल हेल्थ की असली मदद क्लिनिक में नहीं बल्कि उनकी अपनी जगहों पर हो सकती है। उन्होंने इसे पब थेरेपी नाम दिया। यहाँ युवा माता पिता अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, बुजुर्ग लोग अकेलेपन से बच सकते हैं और हर कोई कनेक्ट हो सकता है। एक कोने में 80 साल के 4 आदमी बैठे थे। वे 60 साल से हर हफ्ते यहाँ आ रहे थे। एक युवक ने कहा, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं कहूँगा चलो लॉन्ड्रोमैट चलते हैं। लेकिन मिल्वॉकी के इस लॉन्ड्रोमैट में किली जॉनसन ने दीवारों पर रंग बिखेर दिए हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी है और लोग आकर बैठते हैं, बातें करते हैं। लिटिल रॉक अरकानसस में लोरेंजो लुइस ने बार्बर शॉप में मेंटल हेल्थ की बात शुरू की। उन्होंने नाइयों को ट्रेनिंग दी कि वे ग्राहकों की बात सुनें, उनके मूड को समझें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज से जोड़ें। आज ये प्रोग्राम 32 राज्यों में 4000 से ज़्यादा नाइयों को ट्रेनिंग दे चुका है और हर साल 4 मिलियन लोगों तक पहुंच रहा है। शामिकल हॉलमैन ने मेम्फिस की एक पुरानी लाइब्रेरी को बदल दिया। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हें इस लाइब्रेरी से क्या चाहिए? जवाब मिला, एक कैफ़े, कलाकारों के लिए जगह, ऐसे मीटिंग पॉइंट्स जो हिलाए जा सकें। आज वह लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं बल्कि पूरे समुदाय का केंद्र है। वी मैटर की ताकत। जब मैं ये किताब लिख रही थी, मेरे पिता का देहांत हो गया। वह बहुत ही दयालु और नर्म इंसान थे। उन्होंने कभी किसी पर आवाज़ नहीं उठाई। उनके जाने के बाद हर तरफ से संदेश आने लगे, पड़ोसियों से, दोस्तों से, उन लोगों से भी जिन्हें मैं नहीं जानती थी। हर कोई बता रहा था कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। तब मुझे समझ आया, मेरे पिता ने मैटरिंग के सिद्धांतों को जिया था। उन्होंने लोगों को महसूस कराया कि वे मायने रखते हैं। उन्होंने लोगों में निवेश किया, उन्होंने लोगों की सुनी और अब उनके जाने के बाद भी उनकी मैटरिंग जिंदा है, उन लोगों की यादों में, उन रिश्तों में जिन्हें उन्होंने बनाया था। मैटरिंग कोई चीज़ नहीं है जो हम अकेले हासिल करते हैं। यह हमारे बीच बनती है, हमारे रिश्तों में, हमारे समुदायों में। और इसलिए जब हम दूसरों को मैटरिंग का एहसास दिलाते हैं तो हम अपनी मैटरिंग भी सुरक्षित कर लेते हैं। आई मैटर से वी मैटर तक का ये सफ़र ही असली ताकत है। एक कीनू की याद आज भी जब मैं बाजार में कीनू देखती हूँ तो हार्लेम के उस दुकानदार की याद आती है। उस छोटे से इशारे की याद आती है, किसी की पसंद को याद रखना, किसी को यह एहसास दिलाना कि वे मायने रखते हैं। हम सब में यह ताकत है। हम सब ऐसे छोटे छोटे इशारे कर सकते हैं जो किसी की ज़िंदगी बदल दें। किसी का नाम याद रखना, किसी को बताना कि उसने अच्छा काम किया, किसी की बात ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे काम ही मैटरिंग की नींव बनते हैं। गहराई में हम सब एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम जो हैं और हम जो करते हैं वह इस दुनिया में फ़र्क लाता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा अस्तित्व मायने रखता है और यही मैटरिंग है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।